बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीनो सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। दूसरी हसीना ने कहा, ये बात यूं भी समझ में आती है कि हमारे ख्यालख्वानी करने वाले भी छुपकर हमारे पास नहीं आते हैं। बूढ़ी जासूसा ने डगलस से कहा, अभी तुम मंसूबा बना रहे थे कि सिगरेट में नशा आवर कोई चीज मिलाई जा सकती है, लेकिन कौन मिलाएगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हम नशीला सिगरेट उन साइंसदानों की जेबों में कैसे पहुंचाएंगे? हर काम हमारे ख्यालख्वानी करने वाले आसानी से कर सकते थे, बल्कि वो उनके दिमागों में घुसकर बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। और ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। डगलस बोला, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, हमारे अकाबरीन हमें टेलीपैथी के सहारे के बगैर कामयाब होते देखना चाहते हैं। यहाँ हमें जो कुछ करना है अपने ही भरोसे पर करना है। मैं उनकी बातें सुनकर दिमागी तौर पर अपने कमरे में हाजिर हो गया। बाथरूम में जाकर गुस्ल किया, फिर लिबास तब्दील करके होटल के बाहर आया। सड़क के किनारे कई होटल थे। मैं एक होटल में आकर बैठ गया। मुलाजिम को भुना हुआ गोश्त और रोटियां लाने को कहा, फिर दूर दूर तक नजरें दौड़ाने लगा। बाहर की चहल पहल अच्छी लग रही थी। कोई उर्दू बोल रहा था, कोई पश्तो और कोई अफगानी बोल रहा था। मुलाजिम मेरे लिए सालन और रोटियां ले आया। खाना शुरू किया तो 4 अफगानी मेरी मेज़ की खाली कुर्सियों पर आकर बैठ गए। मुझे उनके करीब आकर बैठने पर एतराज़ नहीं था। जब 40 लाख अफगानियों का बोझ बर्दाश्त किया गया था तो ये 4 क्या थे? लेकिन उनके लिबास से हेंग की बू आ रही थी। खाना खाते वक्त ये बू नागवार गुजर रही थी। उनमें से एक अफगानी खाने का ऑर्डर दे रहा था। दूसरे ने मुझसे कहा, तुम्हारे को 2 दिन से देखता है, तुम उधर सराय में था, फिर इधर होटल में आया। वो मुस्कुराने लगा। दूसरा बोला, तुम अकेला है और अकेला आदमी का दुश्मन बहुत होता है, तुमको अपने लिबास में रिवॉल्वर छुपा के रखना चाहिए। फिर वो राजदारी से बोला, जो मांगेगा मिल जाएगा, रिवॉल्वर, राइफल, कलाशनकोफ, जिधर बोलेगा उधर पहुंचा देगा। माल सस्ते में देगा। रिवॉल्वर 1000 रुपया, राइफल 7 mm 5000 और कलाशनकोफ 12,000 में हमारे पास से मिलेगा, और किधर नहीं मिलेगा। मैंने कहा, अच्छा, तुम लोग पेशावर से कराची तक गैर कानूनी असलहा फ़रोख्त करते हो। जिस मुल्क में महाजरीन बनकर पनाह लेते हो, उसी मुल्क में असलहे की फराहमी से दहशतगर्द और तखरीबकार पैदा करते हो। बरादर, तकरीर मत करो, रकम निकालो, माल लो। मेज़ का नीचे एक भरा हुआ रिवॉल्वर है, 1 गोली चलेगा, तुम ठंडा हो जाएगा। तुम्हारा जेब में जितना रकम है उसको मेज़ का नीचे हाथ बढ़ा के दे दो। दूसरे ने कहा, हम इधर का थानेदार को माल देता है, वो तुम्हारा मदद नहीं करेगा। मक्कारी करेगा तो हम तुम्हारा होटल का कमरे में घुस के तुमको कत्ल कर देगा। मैंने जेब से 50 का नोट निकाल कर कहा, मैं खाने का बिल अदा करने सिर्फ यही रकम लाया हूँ, 50,000 रुपया होटल के कमरे में है। वो रकम लेना चाहते हो तो मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे अपनी ज़िंदगी अजीज़ है, मैं मक्कारी नहीं करूँगा। वो चारों अपनी ज़ुबान में एक दूसरे से बोलने लगे। 50,000 की रकम उनके लिए बहुत बड़ी थी। वो मुझे कमरे में तन्हा जाने ना देते। एक ने कहा, हम तुम्हारे साथ जाएगा, चलो उठो। मैं उठ गया। उसके साथ 2 कदम चलते ही उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो मेरा हाथ छोड़कर पलट गया। लिबास के अंदर से रिवॉल्वर निकालकर उसने बड़ी फुर्ती दिखाई। उसके 3 साथी जो मेज़ के अतराफ बैठे हुए थे, बारी बारी उनका निशाना लेकर गोलियां बरसा दी। होटल में भगदड़ शुरू हो गई। भगदड़ के वक्त किसी ने नहीं देखा कि 3 साथियों को कत्ल करने वाले ने 4थी गोली खुद पर चलाई है। मैं तेजी से चलता हुआ दूसरे रास्ते पर आया। वहां से लोग दौड़ते हुए उधर जा रहे थे जहां से फायरिंग की आवाज़ें आई थीं। मैं इत्मीनान से चलता हुआ किस्सा खानी बाजार के करीब एक होटल में आया। वहां बैठकर खाने का ऑर्डर दिया। फिर बड़े दुख से सोचने लगा। मेरे मुल्क के शहरों, गलियों और कूचों में हथियार बेचे और ख़रीदे जा रहे थे। घर घर बारूद का ज़ख़ीरा हो रहा था। पहले एक दूसरे को पत्थर मारकर जिंदा रहते थे, अब एक दूसरे को गोलियां मारकर कोई नहीं बचेगा। मैंने होटल के कमरे में आकर आईजी की बेटी और बेटे की तस्वीर देखी। उनकी आंखों में झांकता हुआ उनके पास पहुंच गया। उसकी बेटी अपना सामान पैक कर रही थी। उसे पाकिस्तान जाने के लिए टिकट मिल गया था। उसके बेटे की सोच ने बताया कि उसे फ़ोन पर इतला दी गई है कि वो पाकिस्तान वापस जाने के लिए तैयार रहे। किसी भी वक्त किसी भी फ़्लाइट का टिकट उसके पास पहुंच जाएगा। मैं मुतमईन होकर अपनी जगह हाजिर हो गया। अभी कई मामलात से निमटना था। मैं थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर आकर लेट गया। खाने के बाद आराम करने का मूड हो रहा था। मैंने आंखें बंद की।
सोने का इरादा नहीं था, लेकिन जहन थका हुआ था, इसलिए आंख लग गई। पाकिस्तान आने के बाद छोटे छोटे बेशुमार मसाइल का सामना हो रहा था। ये छोटे छोटे मसाइल बड़े मसाइल का पेश खैमा साबित हो रहे थे। मसलन ये आम सी बात थी कि चौधरी हाकिम अली हाकिम दवाइयों में मिलावट करता था, लेकिन उसके पीछे एक नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत ये थी कि यहूदी सरमायादार पाकिस्तान की दवासाज कंपनियों से अच्छा खासा मुनाफा चोर दरवाजे से हासिल कर रहे थे। ये नज़रअंदाज करने वाला मसला नहीं था कि हमजा खान जैसे खतरनाक मुजरिम अपने खिलाफ सबूत गायब करा के रिहाई का परवाना हासिल करते थे और कानून का मजाक उड़ाते थे। तौबा करने और राह रास्त पर वापस आने वाले आईजी के जवान बच्चों को बैरूनी ममालिक में यरगमाल बनाया जाता था। और सबसे अहम मसला ये था कि भारत, इसराइल और अमरीका हमारे पुरअमन एटमी प्रोग्राम को तखरीबी प्रोग्राम साबित करने पर तुले हुए थे और हमारे एटमी प्लांट की कोई कमज़ोरी हासिल करने के लिए उन्होंने सीक्रेट एजेंटों की एक टीम इस्लामाबाद पहुंचाई हुई थी। मैं एक एक से निमट रहा था, लेकिन यहूदी बड़े ढीठ साबित हो रहे थे। एक तरफ से मात खाते थे, दूसरी तरफ से फिर शह देने की चाल चलते थे। 2 घंटे बाद मेरी आंख खुली। मैंने होटल के मुलाजिम को चाय लाने के लिए कहा, फिर मुंह हाथ धोकर चाय पीने बैठ गया। ऐसे वक्त सलमान ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, चौधरी हाकिम अली हाकिम नए दुश्मनों की पनाह में है। वो नए दुश्मन योगा के माहिर हैं। उनके सरबराह का नाम बिलाल अहमद उर्फ बल्ले है। बल्ले ने चौधरी से कहा है कि फरहाद उसके दिमाग में नुकसान पहुंचाने आए तो उससे कह दे कि बल्ले फरहाद की मुंह बोली बेटी सोफिया और उसके आशिक को नुकसान पहुंचाएगा। मैंने कहा, पारस कहाँ है? सलमान ने कहा, मैंने पारस को बल्ले के मुतालिक बताया था। उसने कहा है वो अपना और सोफिया का चेहरा बदल कर रिहाइश गाह भी बदल देगा। ऐसे में बल्ले किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी नहीं देगा। ठीक है, पारस को यही करना चाहिए। अगर वो हुलिया तब्दील कर चुका है तो तुम चौधरी के अंदर खामोश रहकर बड़ी सहूलत से बल्ले और उसके हवारियों को दिमागी कमजोरियों में मुब्तला करने की कोशिश करते रहो। सलमान चला गया। मैं कमिश्नर के पास आया। वो फिर हमजा खान से मुलाकात करने जेल में आया था। वो दोनों जेलर के दफ्तरी कमरे में थे। हमजा खान यहूदियों को गालियां दे रहा था और कह रहा था, वो खंजीर का बच्चा लोग ने ऐन वक्त पर हमारा साथ छोड़ दिया। इधर से मिडलमैन बोलता है, अभी फरहाद का पलड़ा भारी है, अभी हमारा कोई मदद नहीं फरमाएगा। कमिश्नर ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब हमें तहरीरी तौर पर अपने जराइम का एतराफ़ करना होगा। मेरी बरसों की बनाई हुई इज्जत और ज़ाहिरी शराफत खाक में मिल जाएगी। मुझे भी कैदी बनकर इसी जेल में आना पड़ेगा। हमजा खान ने कहा, अब एक ही रास्ता है। हम फरहाद से माफ़ी मांगेगा, तौबा करेगा, कस्में खाकर उसे यकीन दिलाएगा कि आइंदा शराफत और ईमानदारी से जिंदगानी पूरी करेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर फरहाद से राबता कैसे होगा? जेलर ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, फरहाद से आज नहीं तो कल राबता हो जाएगा, लेकिन सोच लो, वो दिमाग में घुसकर ये मालूम कर लेगा कि मजबूर होकर वक्ती तौर पर तौबा कर रहे हो या दिल से राह रास्त पर आ रहे हो। वो बोला, हम दिल से तौबा करेगा। क्या तुम उसे दिमाग में आने दोगे? अपने दिल का हाल मालूम करने दोगे? उसका क्या ज़रूरत है? मर्द का ज़ुबान एक होता है। फरहाद हमारा ज़ुबान पर एतमाद करेगा। नहीं हमजा खान, इस वक्त फरहाद मेरी ज़ुबान से बोल रहा है। तुम दोगले हो, माफ़ी किसी सूरत से नहीं मिलेगी। कागज़ और कलम उठाओ और अपने तमाम बुरे अमाल की तफसील लिखते जाओ। वो बोला, ब्रादर मेरा एतबार करो, मैं तुम्हारा ताबेदार बन के रहेगा। कागज़ का ऊपर में लिखा कि मेरे को ख्वार मत करो। हमजा खान, इसके बाद एक लफ्ज़ भी ना बोलना, वरना मैं जेलर के रिवॉल्वर से तुम्हें ज़ख्मी करके तुम्हारे दिमाग में आऊँगा, फिर तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम लिखते जाओ। कमिश्नर ने आजिज़ी से पूछा, फरहाद साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? आप मेरे अंदर आकर मालूम कर सकते हैं कि मैं पूरी सच्चाई से। मैंने बात काट कर कहा, मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारे ख्यालात पढ़ रहा था। तुम यहूदियों से धोखा खाने के बाद तौबा कर रहे हो और तुम्हारी तौबा में खोट है। अभी मैं कमज़ोर पड़ जाऊं और यहूदी गालिब आ जाएं तो तुम फिर उनके गुलाम बन जाओगे। फ़ौरन कागज़ और कलम लो और अपने तमाम बुरे और गैरकानूनी अमाल लिखो। डीएसपी शाह खान आ रहा है, वो तुम दोनों के अमाल नामे ले जाएगा, फिर कानूनी कार्रवाई करेगा। वो दोनों मजबूर होकर लिखने लगे। मैंने शाह खान के पास आकर कहा, कमिश्नर और हमजा खान से उनके जुराइम के एतराफ़नामे ले लो, फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। उसे ये जिम्मेदारी सौंप कर मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। होटल के मुलाजिम को बुलाकर चाय का बिल दिया, फिर उसके जाने के बाद दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। अब डगलस उर्फ सरदार अब्दुल रहमान से निमटने का इरादा था,
लेकिन इरादे पर अमल ना कर सका। दरवाजे पर दस्तक होने लगी। कौन हो सकता है? यहाँ मेरा कोई शनासा नहीं था। होटल का मैनेजर या कोई मुलाजिम हो सकता था। मैं कुर्सी से उठकर दरवाजे के पास गया, फिर उसे खोलने से पहले बोला, कौन है? बाहर से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, अजी मेहरबान, हम हैं, दरवाज़ा तो खोलिए। मैं बोलने वाली के दिमाग में पहुंच गया। पता चला वो बाजार हुस्न से आई है। इलाके के थानेदार ने उसे हुक्म दिया है कि वो मेरे कमरे में जाए। बाद में वो सिपाहियों के साथ आकर मुझे बदकारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करेगा। वो हुक्म की तामील के लिए आई थी। मैंने उसके अंदर ये एहसास बड़ी शिद्दत से पैदा किया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। वो मेरी मर्जी के मुताबिक दोनों हाथों से पेट पकड़कर हाय हाय करने लगी। वहां से पलटकर लुढ़खड़ाती हुई जीने के पास आई। जीने के निचले हिस्से में काउंटर के पास थानेदार 2 सिपाहियों के साथ खड़ा हुआ था। उसने ऊपर देखते हुए पूछा, क्या हुआ? वो जीने पर से आहिस्ता आहिस्ता उतरती हुई और कराहती हुई बोली, मेरे पेट में बहुत दर्द है, तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे अस्पताल पहुंचा दो, जल्दी करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। थानेदार ने नागवारी से एक सिपाही को बोला, इसे बाहर ले जाओ, किसी रक्षा टैक्सी में बिठा दो, ये खुद चली जाएगी। मैं थानेदार के दिमाग में पहुंचा। वो तवाइफ को दिल ही दिल में गालियां दे रहा था। ये वही थानेदार था जो गैर कानूनी असलहा फरोख्त करने वाले अफगान मुहाजिरों की पुश्त पनाही करता था और उनसे अपना हिस्सा वसूल करता था। होटल के अंदर फायरिंग से 3 अफगानी हलाक हुए थे, चौथा सिर्फ जख्मी हुआ था। उस जख्मी को अस्पताल पहुंचाया गया। उसने थानेदार को बयान देते हुए कहा था, फायरिंग की वजह समझ में नहीं आई, हमारे साथी का दिमाग चल गया था या वो तन्हा उस अजनबी यानी फरहाद के 50,000 रुपये हजम करना चाहता था, इसलिए हमें रास्ते से हटा रहा था। थानेदार को फायरिंग के सिलसिले में तफ्तीश करनी चाहिए थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ मेरे 50,000 रुपये के नोट फड़फड़ा रहे थे। उसने फौरन ही मंसूबा बनाया कि मुझे किसी इल्ज़ाम में फांस कर 20-25 हज़ार रुपया वसूल करेगा, फिर मुझे छोड़ देगा। उसका ये मंसूबा नाकाम हो गया था। वो गुस्से से बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। मैंने बाहर आकर दरवाजे को अंदर से बंद किया। अब वहाँ ख्याल ख्वानी करना मुनासिब नहीं था। वो फिर मदाखलत के लिए आ सकता था। मैं एक खूबसूरत से पार्क में आया। थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर वहाँ से उठकर मस्जिद महाबत खान के एक गोशे में आकर बैठ गया। यहाँ कोई मदाखलत नहीं कर सकता था। A.R. डगलस उर्फ सरदार अब्दुल रहमान कार ड्राइव कर रहा था। उसके साथ अगली सीट पर बूढ़ी जासूसा बैठी हुई थी और कह रही थी, ये तदबीर अच्छी है। हीरोइन का रकीक मादा सिरिंज के जरिए सिगरेट के तंबाकू में इंजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन हीरोइन कहाँ मिलेगी? डगलस ने हंसते हुए कहा, यह यूरोप और अमेरिका नहीं है जहां हीरोइन बड़ी तलाश के बाद सैकड़ों डॉलर में मिलती है। हम राजा बाजार जा रहे हैं, वहां एक सिनेमा के पास चने और मूंगफली की तरह हीरोइन मिल जाती है। वो बोली, हमारी नीलमा का वो साइंसदान आशिक गोल्ड लीफ सिगरेट पीता है और रोजीना जिसे फांस रही है वो डनहिल पीता है। ठीक है, मैं दोनों ब्रांड खरीद लूँगा। वो ड्राइव करता हुआ राजा बाजार तक आया। वहाँ एक जगह कार रोक कर बोला, तुम यहाँ बैठी रहो, मैं हीरोइन फरोशों को तलाश करता हूँ। वो कार से उतरकर एक तरफ जाने लगा। आगे जाकर एक गली में मुड़ गया। मनशियात फरोख्त करने वालों को साइन बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनका हुलिया और राजदारी का अंदाज बता देता था कि मतलूबा नशा उनसे हासिल हो सकता है। वो एक गली से होता हुआ दूसरी गली में आया। दुकानदारी का वक्त था, लोगों की अच्छी खासी आमदोरफ्त थी। उस भीड़ में हीरोइन फरोश आसानी से नज़र नहीं आ सकते थे। वो तीसरी गली में आया। वहाँ मैंने उसके ज़रिए एक सपेरे को देखा। वो सर पर सांप का पटारा रखे बीन बजाता आ रहा था। उसे देखते ही मैंने सोचा, सिगरेट में सांप का जहर भी इंजेक्ट किया जा सकता है। डगलस ने मेरी मर्जी के मुताबिक सपेरे को रोककर पूछा, क्या सांप का तमाशा दिखाते हो? वो सर से पटारा उतारते हुए बोला, जी साहब, बड़े मज़े का तमाशा होता है, आप देखेंगे। पहले ये बताओ, तुम्हारे पास जहरीले सांप हैं? अजी, हम तो जहरीले सांपों से खेलते हैं। मेरे पास एक नहीं, 1 दर्जन सांप हैं। क्या इन सांपों का जहर मिल सकता है? ज़रूर मिल सकता है। उसने जेब में हाथ डालकर एक शीशी निकाली। उसमें जर्द रंग का रकीक मादा था। वो शीशी को हिलाते हुए बोला, ये बड़ा ज़बरदस्त जहर है। इसका एक छोटा सा कतरा जुबान को छू ले तो बंदे को अच्छी तरह तड़पने की मोहलत भी नहीं मिलती। वो देखते ही देखते मर जाता है। डगलस ने कहा, मैं किसी को मारने के लिए नहीं, एक दवा तैयार करने के लिए जहर चाहता हूँ। उसने जेब से 1,000 रुपये का नोट निकाल कर उसे दिया।
सपेरे ने खुश होकर नोट को झपट लिया, उसे जल्दी से तह करके कमीज की अंदरूनी जेब में छुपा लिया। फिर वो शीशी डगलस को दे दी। डगलस ने उसे कोट की अंदरूनी जेब में रखा, फिर वहां से पलट कर जाने लगा। मैंने उसके दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद छोड़ दिया और उसकी अपनी सोच में कहा, मैं राजा बाजार के एक रास्ते के किनारे कार रोक कर आया हूं। वहां मिसेज रॉबिन अगली सीट पर बैठी मेरा इंतजार कर रही है। उसने मिसेज रॉबिन उस बूढ़ी जासूसा को कहा जो मिसेज डगलस कहलाती थी। मैंने उसकी याददाश्त से ये भुला दिया था कि उसने जहर से भरी हुई एक शीशी खरीदी है और उसे कोट की अंदरूनी जेब में छुपा रखा है। उसे एक अफगानी लड़का नजर आया, उसके साथ एक पंजाबी जवान भी था। उनके मैले कपड़े और हुलिया बता रहा था कि वो गलत धंधा करते हैं। डगलस ने उनके करीब जाकर टूटी फूटी उर्दू में कहा, जो मैं मांगता है वो तुम्हारे पास है? पंजाबी जवान ने पूछा, क्या मांगता है? वो बोला, फिल्मी हीरोइन नहीं मांगता, दूसरा हीरोइन मांगता। जवान ने अफगान लड़के को इशारा किया। उस लड़के ने हीरोइन की एक पुड़िया निकाल कर दी। डगलस ने 50 रुपये देकर 2 पुड़ियाँ खरीद लीं, फिर उन्हें कोट की ऊपरी जेब में रखकर अपनी गाड़ी के पास आ गया। मैं उसे छोड़कर नीलमा के पास पहुंचा। वो अपने आशिक के साथ शक्कर पड़ियाँ की बुलंदी पर खड़ी हुई इस्लामाबाद की जगमगाती हुई रोशनियों को देख रही थी। उसके आशिक का नाम हुस्ने इत्तफाक से आशिक हुसैन था। मैं उसकी आवाज़ सुनकर उसके दिमाग में आया और ख्यालात पड़ने लगा। वो बहुत ज़हीन नौजवान था। उसे साइंस के मौजू से बेहद दिलचस्पी थी। उसकी दिलचस्पी और जहानत के पेश नज़र उसे एटमी प्लांट की लेबॉरेटरी में मुलाजमत दी गई थी। नाम आशिक था, लेकिन वो आशिक मिजाज नहीं था। नीलमा जैसी हसीन और नौजवान लड़की की तरफ वो खुद माइल नहीं हुआ था, नीलमा उसे अपनी तरफ माइल कर रही थी। वो इब्तदा में उससे कतराने की कोशिश करता रहा, फिर रफ्ता रफ्ता उससे मुतासिर होने लगा। वो अच्छी लगने लगी। आशिक हुसैन उसकी आरजू करने लगा, लेकिन यह आरजू इसी हद तक थी कि वो सामने होती तो उसका हाथ थाम लेता, लेकिन उसे शिद्दत से तलब नहीं करता था। उसका हाथ थाम कर संजीदा और नॉर्मल रहता था। नीलमा ने एक दिन बेजार होकर डगलस से कहा, वो मेरा हाथ ऐसे पकड़ता है जैसे बच्चा आइसक्रीम कोन को दोनों हाथों से थाम लेता है। मैं अदाएं दिखाने और उसे तड़पाने के लिए हाथ छुड़ाती हूँ तो वो गदा छोड़ देता है। जब तक मैं आगे ना बढ़ूँ वो मुझे हाथ नहीं लगाता है। ऐसे तो बरसों गुजर जाएंगे और उसके इश्क में दीवानगी पैदा नहीं होगी जब तक वो मजनू नहीं बनेगा, जुनून में लेबॉरेटरी की बातें नहीं करेगा। तब डगलस ने यह प्लानिंग की थी कि आशिक हुसैन को और दूसरी लड़की रोजीना के महबूब को नशे का आदी होना चाहिए। औरत और नशे में ये फ़र्क होता है कि औरत दिल को लगती है, नशा दिमाग को लगता है। जो मोहब्बत में नहीं झुकते वो नशे में असीर हो जाते हैं। रोजीना अपने शिकार के साथ कार में बैठी पिंडी से इस्लामाबाद जा रही थी। उसके शिकार का नाम महबूब अली था। वो एटमी प्लांट में साइंस लेबॉरेटरी का इंचार्ज था। वहाँ साइंसदानों की ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया करता था और उन चीज़ों का बाकायदा हिसाब रखता था। रोजीना को उससे ये मालूम हो सकता था कि एटम बम की तैयारी के लिए महबूब अली कितनी यूरेनियम वगैरह मुहैया कर रहा है। लेकिन महबूब अली भी हसीन औरतों के मामले में पत्थर था। रोजीना से बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं था। वो मिलने आती तो उसके साथ तफरी में थोड़ा बहुत वक्त गुजार लेता था। अगर वो ना आती तो शिकायत नहीं करता था। रोजीना यही शिकायत कर रही थी, मैं कल तुमसे मिलने नहीं आई और तुमने पूछा तक नहीं कि मैं क्यों नहीं आई। वो डनहिल के पैकेट में से एक सिगरेट निकाल कर सुलगाते हुए बोला, इसमें पूछने की क्या बात है? तुम इसलिए मुझसे मिलने नहीं आई कि मुलाकात का मूड नहीं होगा या किसी मसरूफियत में उलझ गई होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बीमार थी। मेरा फ़ोन नंबर तुम्हारे पास है। तुमसे इतना भी ना हुआ कि फ़ोन करके खैरियत मालूम कर लेते। रोजीना, खैरियत मालूम करना, तुम्हारी बीमारी से परेशान होना, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना बड़ी अहम जिम्मेदारी है। मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए ये जिम्मेदारियां और परेशानियां उठाता हूँ। अगर हर हसीन और जवान लड़की की जिम्मेदारी कबूल करता रहूँ तो फिर किसी काम का नहीं रहूँगा। और सरकार ने मेरे काम से, मेरी दयानतदारी और राजदारी से खुश होकर ही एक अहम शोबे का इंचार्ज बनाया है। वो अंदर ही अंदर से कुड़ कर रह गई। ये यकीन हो गया था कि एक पत्थर से सर टकरा रही है। उस पत्थर को मोम करने का बस एक ही तरीका रह गया था और वो ये कि उसे नशे का आदी बनाया जाए। डगलस ने उससे कहा था कि वो अपने पर्स में डनहिल का पैकेट छुपा कर ले जाएगी और मौका देखकर महबूब अली का पैकेट उठाकर अपने पर्स में रखेगी और पर्स वाला पैकेट महबूब अली के पास रख देगी। दूसरे दिन नीलमा भी यही करने वाली थी।
मैं दिमागी तौर पर मस्जिद में हाजिर हो गया, फिर वहां से उठकर बाहर आ गया। मस्जिद में बैठकर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं था। अगरचे डगलस मुल्क का दुश्मन था और हमारे दीन का दुश्मन था, यहूदी होकर मुसलमान बना हुआ था। इसके बावजूद मेरे अंदर के ईमान ने कहा, मस्जिद मकाम इबादत है। जुनूनी कातिलों ने तो सजदे में भी मोमिनीन की गर्दें काटी हैं, और मैं किसी काफिर के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जुनूनी नहीं हूं। मैं फुटपाथ पर चलता हुआ एक बंद दुकान के थड़े पर आकर बैठ गया, फिर डगलस के पास आ गया। वो घर पहुंच गया था और बूढ़ी जासूसा के साथ रात का खाना खा रहा था। उनके साथ तीसरी लड़की भी खाने में मसरूफ थी। मैंने डगलस को खाने पर से उठा दिया। बूढ़ी ने पूछा, क्या बात है, खाना पसंद नहीं है? बहुत पसंद है। खाना लजीज हो तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बदहजमी हो जाती है। मैं अपने बेडरूम में जाकर नशीले सिगरेट तैयार कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करना। वो अपने कमरे में आ गया। एक मेज़ पर सिगरेटों के 2 पैकेट रखे हुए थे। उनमें से एक आशिक हुसैन का ब्रांड था और दूसरा महबूब अली के लिए था। पास ही एक सिरिंज रखी हुई थी। वो कोट की ऊपरी जेब से हीरोइन की पुड़ियाँ निकाल कर उसके सुफूफ को पानी में घोलकर रकीक बनाना चाहता था, ताकि उसे सिरिंज के जरिए सिगरेटों में इंजेक्ट कर सके। उसने ऊपरी जेब से पुड़ियाँ नहीं निकाली, अंदरूनी जेब से जहर की शीशी निकाली, फिर मेज़ के पास आकर बैठ गया। पहले सिगरेटों के पैकेट को खोला, उसमें से 5 सिगरेट निकालकर मेज़ पर रखे, फिर जहर की शीशी को खोला। सिरिंज उठाकर शीशी के जहर को उसमें मुंतकिल किया, फिर एक एक सिगरेट उठाकर उसके तंबाकू में सुई पेवस्त करके उसमें जहर को इंजेक्ट करने लगा। इस काम से फारिग होकर उसने शीशी को बंद किया, उसे कोट की अंदरूनी जेब में रखा, फिर वहां से उठकर दरवाज़ा खोल कर बोला, 1 कप चाय मिल सकती है? बूढ़ी ने कहा, ज़रूर, अभी लाती हूँ। वो मेज़ के पास आकर बैठ गया। वहां से एक सिगरेट को उठाकर होंठों में दबाया, फिर उसे लाइटर से सुलगाकर कश लेने लगा। पहले ही कश में एहसास हुआ कि तंबाकू का मज़ा कुछ और हो गया है। नशा करने वालों के लिए बहुत ही अजीब और अनोखा सा मज़ा था। डगलस शराब और सिगरेट का आदी था, इसलिए उस सिगरेट के मज़े में अगर थोड़ी सी कड़वाहट थी तो वो भी अच्छी लग रही थी। अच्छी ना लगती तब भी मैं उसे कश लगाने पर मजबूर करता रहता। जब वो खुद ही दिलचस्पी से पीने लगा तो मैं उसे छोड़कर बूढ़ी जासूसा के पास आ गया। उस वक्त नीलमा और रोजीना भी आ गई थीं। रोजीना खाने की मेज़ पर बैठकर एक प्लेट में सालन लेते हुए बोली, बड़ी भूख लगी है। वो कमबख्त महबूब अली इश्क के मामले में तो बिल्कुल ही गधा है, उस पर कंजूस भी है, कभी किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाता है। आओ नीलमा, तुम भी शुरू हो जाओ। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरा वो बड़ा फराख दिल है, मैं उसके साथ खा चुकी हूँ। बूढ़ी एक प्याली चाय लेकर डगलस के कमरे की तरफ जा रही थी। नीलमा ने कहा, मम्मी, मेरी बाएं आंख फड़क रही है, ये नहुसत की अलामत है ना? मम्मी ने कहा, ये सब कहने की बातें हैं। जवानी में मेरी आंख फड़कती थी तो दिल फेंक नौजवान समझते थे कि मैं आंख मार रही हूँ। तीनों लड़कियां ये सुनकर हंसने लगीं। वो चाय लेकर कमरे में आई, फिर डगलस के सामने मेज़ पर प्याली रखकर बोली, धुएं में अजीब सी बू है, क्या हीरोइन पी रहे हो? हाँ, नशीला सिगरेट आजमा रहा हूँ। कैसा लग रहा है? ऐसा सुरूर महसूस कर रहा हूँ कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मैंने बूढ़ी जासूसा को भी पीने पर आमादा किया। वो मेज़ पर से एक सिगरेट उठाकर बोली, ज़रा मैं भी तो देखूं कैसा सुरूर होता है। वो सिगरेट सुलगाकर कश लगाने लगी। मेरा ख्याल था जहर फौरन असर करेगा और कश लगाने वाला उसकी तलखी महसूस करेगा। इसके बरक्स डगलस अभी जिंदा था और सिर्फ नशे में मस्त हो रहा था। थोड़ी देर में बूढ़ी जासूसा भी मस्ती में आने लगी। मैंने तीसरी लड़की को कमरे में लाकर उसे भी एक सिगरेट पीने पर मजबूर किया। नीलमा बाथरूम में थी। मैंने रोजीना के होठों तक भी वो सिगरेट पहुंचा दिया। कमरे की महदूद फजा में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। मैं जिसके दिमाग से निकल जाता था वो घुटन से परेशान होकर बाहर चली जाती थी, लेकिन सिगरेट नहीं छोड़ती थी। उसका नशा मस्त कर रहा था। मैं हैरान था। मेरी मेहनत रायगां जा रही थी। वो चारों जिंदा थे। नीलमा ने बाथरूम से बाहर आकर नागवारी से पूछा, कैसी बू फैली हुई है, तुम सब बाजमात सिगरेट क्यों पी रही हो? मैंने नीलमा को सिगरेट नोशी पर मजबूर नहीं किया। मेरी कोशिशों का खातिरख्वाह नतीजा नहीं निकला था। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। एक सिपाही मेरा बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछ रहा था, ए इधर क्यों बैठा है, क्या इरादा है? आसपास की दुकानें बंद हो गई थीं।
मैं एक दुकान के थड़े पर बैठा हुआ था। ऐसे वक्त दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले ही मौके की ताक में बैठे रहते हैं। सिपाही शुबा करने में हक बजानिब था। मैंने उठते हुए कहा, मैं ज़रा थक कर बैठ गया था। मैं जाने लगा। उसने पूछा, एक सिगरेट होगा? मैंने जेब से 10 का एक नोट निकाल कर दिया, फिर आगे बढ़ गया। अब इत्मीनान से होटल के कमरे में बैठकर डगलस और उसकी जासूस फैमिली से निमटना चाहता था। ये बात समझ में आ गई थी कि सपेरे ने डगलस से फ्रॉड किया था, जहर के बजाय कोई नशीली चीज़ दे गया था। मैं होटल में आया। मेरी अदम मौजूदगी में मुलाजिम सफाई कर गया था। कमरा साफ सुथरा नजर आ रहा था। मैं बिस्तर पर आकर लेट गया। फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करता हुआ डगलस के दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसका दिमाग नहीं मिला। मैं फौरन उठकर बैठ गया। जहर ने अब अपना असर दिखाया था। वो मर चुका था। मैं बूढ़ी जासूसा के दिमाग में आया। वो जिंदा थी मगर फर्श पर पड़ी हुई एड़ियां रगड़ रही थी। तीसरी लड़की की भी यही हालत थी। दोनों की सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। रोजीना नीलमा को झंझोड़ कर कह रही थी, मुझे बचाओ, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी। गाड़ी निकालो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। नीलमा दौड़ती हुई बाहर जाने लगी। रोजीना ने बाहर जाने से पहले पलटकर कमरे में देखा। मम्मी और उस तीसरी लड़की के दीदे फैलकर साकित हो गए थे। उनकी मौत देखकर वो चीख पड़ी। दौड़ती हुई एक कमरे से दूसरे कमरे में आई। वहां से हाँफती हुई कॉरिडोर में पहुंची। उसका सर चकरा रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। बाहर नीलमा कार के पास खड़ी कह रही थी, जल्दी आओ, हॉस्पिटल करीब ही है। वो कहते कहते रुक गई। जरीना बाहर बरामदे में आते ही चकराकर गिर पड़ी थी। वो दौड़ती हुई जरीना के पास आई। उसकी सांसें अटक अटक कर आ रही थीं। नीलमा ने पूछा, आखिर ये क्या हो रहा है? क्या खाने में कोई जहरीली चीज़ थी? जरीना कहना चाहती थी कि सिगरेट जहरीला है, लेकिन जुबान नहीं हिल रही थी। नीलमा को सिगरेट के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसने बड़ी देर तक धुएं से भरी हुई फजा में सांस ली थी। जब रोजीना ने उसके सामने दम तोड़ा तो वो एकदम से उछलकर खड़ी हो गई। एक समत दौड़ती हुई कोठी के अहाते से बाहर जाती हुई चीखने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ, सब मर गए, मैं भी मरने वाली हूँ। एक बार भोपाल में जहरीली गैस फैल गई थी। उस जहरीली फजा में सांस लेने वाले सैकड़ों लोग मर गए थे और हजारों अपाहज हो गए थे। नीलमा समझ रही थी कि उसके घर की और शायद शहर की फजा भी जहरीली हो गई है, इसीलिए एक के बाद एक मरता जा रहा है और अब उसकी बारी है। बदहवासी में वो कार को भूल गई थी और मदद के लिए चीखती हुई दौड़ती जा रही थी। उस वक्त मेरी ख्यालख्वानी का सिलसिला टूट गया। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैं बिस्तर से उठकर दरवाजे के करीब आया, फिर पूछा, कौन है? एक रोबदार आवाज़ सुनाई दी, पुलिस, दरवाज़ा खोलो। मैं उसके दिमाग का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। वो वही था थानेदार जिसने पहली बार एक तवाइफ के ज़रिए मुझे फांसने की कोशिश की थी। उसे जब से मालूम हुआ था कि मेरे पास 50,000 रुपये हैं, तब से वो बेचैन हो गया था। मुझसे 10-20 हज़ार रुपये वसूल करने के हथकंडों को आजमा रहा था। मैंने मालूम किया कि इस बार वो मुझे किस तरह फांसना चाहता है। पता चला, मेरी गैर मौजूदगी में होटल का जो मुलाजिम कमरे की सफाई के लिए आया था, थानेदार ने उसके हाथों से हीरोइन के 10 पैकेट पलंग के नीचे रखवा दिए थे। यूं मुझ पर केस बन सकता था कि मैं हीरोइन फरोश हूं। क्या मुश्किल है, मैं ऐसे दुश्मनों से निमट रहा था जो पाकिस्तान का एटम बम तलाश करने आए थे और एटम बम की तलाश उन्हें जहन्नम में पहुंचा रही थी। दूसरी तरफ अपने ही मुल्क के कानून के रिश्वतखोर मुहाफिज मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैंने थानेदार के दिमाग पर कब्जा जमाकर दरवाजे को खोला। वो सिपाहियों से बोला, इधर रुको, मैं अभी आता हूँ। वो कमरे में आया। पलंग के नीचे झुककर हीरोइन के 10 पैकेट निकाले, फिर उन्हें उठाकर बाहर चला गया। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मेरे कमरे की सफाई हो चुकी थी। वो दरवाजे के बाहर अपने मातहत सिपाहियों के सामने खड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथों में हीरोइन के सफ़ेद सफूफ से भरे हुए 10 पैकेट थे। सिपाही उसे हैरानी से देख रहे थे। एक सिपाही ने पूछा, जनाब, ये क्या? आप गैर कानूनी माल बाहर ले आए और जिसे पकड़ना चाहते थे उसे कमरे के अंदर आज़ाद छोड़ दिया। वो कड़क कर बोला, थानेदार तुम हो या मैं हूं? आप हैं जनाब, तो फिर मेरे पीछे आओ। वो आगे बढ़ गया। तमाम सिपाही उसके पीछे हो गए। वो आगे पीछे चलते हुए काउंटर के पास पहुंचे। थानेदार ने मैनेजर से कहा, अपने मुलाजिम अब्दुल्ला को बुलाओ। मैनेजर ने मुलाजिम को बुलाने वाली घंटी बजाई, फिर पूछा, जनाब, ये तो वाइट पाउडर है,
क्या होटल से बरामद हुआ है? तुम आंखों से देख रहे हो कि मैं यहां से खाली हाथ गया था। वापसी में ये जहरीले नशे के पैकेट्स मेरे हाथों में हैं। तुम लोगों ने अपने होटल में ये धंधा शुरू किया है? नहीं जनाब, कोई मुसाफिर अपने सामान में छुपा कर ले जाए तो हम कैसे देख सकते हैं और उसे कैसे पकड़ सकते हैं? ये किस कमरे से बरामद हुआ है? उसी वक्त मुलाजिम अब्दुल्ला ने आकर सलाम किया। थानेदार ने उससे पूछा, क्या तुमने ये पाउडर कमरा नंबर 7 में ले जाकर छुपाया था? अब्दुल्ला ने परेशान होकर थानेदार को फिर मैनेजर को देखा। मैनेजर ने डांट कर कहा, जवाब दो। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।